बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप स्टडी करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। जैसे कि आप जानते हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर में इसकी थ्योरी पढ़ी थी कि आप किसी भी आइगन वैल्यू इक्वेशन को किस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी के रिस्पेक्ट आज जो है एक एग्जाम्पल है जो आपने सॉल्व करनी है आइगन वैल्यू इक्वेशंस को यूज़ करते हुए। मैट्रिक्स फॉर्म में आपने उसका आइगन वैल्यू और आइगन स्टेट वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। स्टेटमेंट आपको गिवन है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 7 0 0 0 1 माइनस अयोटा 0 अयोटा -1 की फॉर्म में। ये मैट्रिक्स यूज़ करते हुए आपने आइगन वैल्यूज़ और आइगन स्टेट वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग दोज आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं। किस तरह से करने हैं? सबसे पहले आपने कंसिडर करनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या सेकुलर इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है या सेकुलर इक्वेशन किसको कहते हैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था और मैंने इसकी आपको डेरिवेशन भी करवाई थी। आज जस्ट उसकी ड्राइव्ड फार्मूला को यूज़ करते हुए आप इस आइगन स्टेट वेक्टर्स और आइगन स्टेट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। आपके पास जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है जो कि नज़र आ रही है, डिटर्मिनेंट इनटू AMN। MN मीन्स आपके पास M क्रॉस N का जो है वो मैट्रिक्स है। ए का मतलब आपको ये वाला मैट्रिक्स जो गिवन है। सिमिलरली माइनस क्रोनिकल डाटा फंक्शन NM, जो कि आपको पता है इसकी कंडीशंस भी, अगर n इक्वल टू m होगा तो आपके पास वैल्यू इक्वल टू 1 होगी, ऑर्थोनॉर्मल कहलाएगी। अगर n नॉट इक्वल टू m होगा तो वैल्यू ऑर्थोगोनल कहलाएगी और वो 0 रिजल्ट शो करेगी। तो इस मैट्रिक्स को इस इक्वेशन के अंदर यूज़ करते हुए जब आप लिखेंगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू 7 आ जाएगी, माइनस टाइम ऑफ क्रोनिकल डाटा फंक्शन जब आपके पास 1 1 होगा तो वो 1 होने की सूरत में ऑर्थोनॉर्मल कहलाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस a। सिमिलरली बाकी दोनों वैल्यूज आपके पास 0 0 रहेंगी, इधर आपके पास ये भी 0 रहेगा, यहाँ पे आपके पास 1 माइनस a आ जाएगा इस क्रोनिकल डाटा फंक्शन के लिए। बाकी माइनस अयोटा, इधर से 0 अयोटा एज इट इज़, और फिर यहाँ पे -1 माइनस a जब आपके पास 3 इक्वल टू 3 होगा, यानी कि n इक्वल टू m में 3 इक्वल टू 3 होगा। तो आपके पास वो वैल्यूज़ जो जहाँ पे 1 1 सेम है, 2 2 सेम है या 3 3 सेम है, सिमिलरली 4 4 सेम होंगे, तो वहाँ पे आपके पास क्रोनिकल डाटा फंक्शन ऑर्थोनॉर्मल होगा और उसकी वैल्यू आपके पास -a या जो भी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन या कंडीशन गिवन होगी वो आप उस तरह से उसको राइट कर लेंगे। तो ये आपके पास इस तरह से ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा जो कि इक्वल टू 0 है। आप इसको सोल्व कर लेंगे जैसे करते होते हैं कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को इग्नोर करते हुए 7 माइनस a के साथ इसको जब ओपन करेंगे तो ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 माइनस a इंटू जो आपके पास वैल्यूज थी मल्टीप्लाई हो रही उसमें -1 माइनस a 1 माइनस a प्लस अयोटा स्क्वायर। तो जब आप इस ब्रैकेट वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे, मैंने 7 माइनस a को तो एज इट इज़ रखा है और अंदर वाले फंक्शन को मैंने जो है वो ओपन कर लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो यहाँ पे आपके पास -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस का a है, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी आपके पास a स्क्वायर प्लस में है तो मैं पहले लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 है तो वो दोनों -2 हो जाएंगे, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब ये दोनों फैक्टर्स को आप अलग से इक्वल टू 0 रख सकते हैं अलजेब्रा यूज़ करते हुए कि आपके पास फैक्टर्स बन रहे हैं 7 माइनस a इक्वल टू 0 और a स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यूज़ निकल रही हैं वो आपके पास आइगन वैल्यूज़ कहलाएंगी। फर्स्ट वैल्यू है a1 इक्वल टू 7, सेकेंड वैल्यू है a2 इक्वल टू प्लस √2 और थर्ड वैल्यू है a3 इज इक्वल टू -√2। ये वैल्यूज़ इधर से निकालनी है। जब आप a स्क्वायर इक्वल टू 2 रखेंगे तो वो +-2 अंडर रूट के साथ आपके पास a की वैल्यू आ जाएंगी। इनको मैंने खुद से जो है नंबरिंग कर दी है, a1 कह दिया, a2 कह दिया, a3 कह दिया।
अब ये 3 आइगन वैल्यूज़ हैं आपके पास। आप इन आइगन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए फर्दर आइगन स्टेट वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इसमें से एक वैल्यू ले लेती हूँ A1 इक्वल टू 7। मैं इसके रिस्पेक्टिव या कॉरस्पॉन्डिव जो है आपके पास आइगन स्टेट वेक्टर्स फाइंड आउट कर लूँगी, बाकी दोनों आप खुद करेंगे। Thus, to find the eigenstates corresponding to the eigenvalue A1 equal to 7, A1 के इक्वल टू 7 जो आपके पास आइगन वैल्यू आई है उसके साथ कौन सा स्टेट वेक्टर कोरिस्पॉन्ड करता है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। मैंने खुद से जूम किया है कि मेरे पास जो कैट है, जो कि आप जानते हैं कैट आपके पास रो मैट्रिक्स होता है, तो मैंने उसको एक्स वाई जी जनरल कंपोनेंट्स में लिख लिया है। अब आप यहाँ पे आपकी मर्जी है, मैंने अपनी आसानी के लिए A1 आइगन वैल्यू का नाम था तो मैंने स्टेट वेक्टर का नाम भी A1 ही रख लिया। आप इसको फाई साई एक्साई कुछ भी रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। मैंने अपनी आसानी के लिए आइगन वैल्यू A1 थी तो उसको स्टेट वेक्टर भी A1 ही लिख लिया। बाकी एक्स वाई जी मैंने उसके जनरल कोऑर्डिनेट्स या कंपोनेंट्स लिख लिए क्योंकि अभी मुझे नहीं पता एक्स वाई और जी की वैल्यू क्या है। अब मैं इनको फर्दर फाइंड आउट कर लूँगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप आइगन वैल्यू इक्वेशन से फेमिलियर हैं। आप किसी भी ऑपरेटर को किसी स्टेट के ऊपर अप्लाई करते हैं, आपको एज अ रिजल्ट एक वैल्यू मिलती है और सेम स्टेट मिल जाती है, तो वो आपके पास कहलाती है आइगन वैल्यू इक्वेशन। इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए मैं फर्दर एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दूँगी। ए ऑपरेटर की वैल्यू जो हमें गिवन है मैट्रिक्स की फॉर्म में वो मैंने लिख दी। उसके बाद ये जो मैंने खुद अज्यूम किया एक्स वाई जी वो मैट्रिक्स लिख दिया। A1 हमें पता है 7 वैल्यू जो मैं जिसके लिए मैं ये फाइंड आउट कर रही हूँ स्टेट वेक्टर 7 आ जाएगा और इसकी जगह पे अगेन ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे आप जानते हैं फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को। तो जब मैंने फर्स्ट रो को करवाया तो यहाँ से आ जाएगा 7x, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0 और इक्वल टू 7x। तो ये इधर इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली जब आप सेकंड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x का कंपोनेंट 0, y माइनस आयोटा ऑफ z इक्वल टू 7y। तो ये इधर सेकंड इक्वेशन में आपको नज़र आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड के लिए x इक्वल टू 0 आयोटा y माइनस टाइम ऑफ z और इधर से आ जाएगा इक्वल टू 7z जो कि आपको इधर थर्ड इक्वेशन में नज़र आ रहा है। अब आप फर्स्ट इक्वेशन को कुछ नहीं कर सकते, आप इसको एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे तो x बिल्कुल वानिश हो जाएगा, जो कि x ही हो इधर फिर आपको नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस इक्वेशन को वैसे ही रखें 1 को। 2 और 3 इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर कर आप y और z की वैल्यूज़ निकाल लें। कैसे देखें? फर्स्ट इक्वेशन को मैं एज इट इज़ रख रही हूँ, सेकंड और थर्ड को मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ। तो सेकंड में देखें कि ये 7y है, ये इस वाले फैक्टर को उधर मूव कर लूँ इक्वल टू 0 कर कर, तो ये उधर जाकर माइनस का होगा, 7 में से 1 जाएगा तो वो 6y रह जाएगा, बाकी ये प्लस आयोटा जी एज इट इज़। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो 8z माइनस आयोटा y इक्वल टू 0। अब मैंने इनको ये जो इन दोनों इक्वेशन को ब्लैक किया हुआ है, अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, इसमें से इस इक्वेशन को माइनस कर दें क्योंकि यहाँ पे 8 आई आयोटा जी जो है वो बड़ा है, ये छोटा है, तो इसलिए छोटी वैल्यू को जो है माइनस कर दें इसमें से। तो जब माइनस करेंगे तो ये वाला फैक्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बाकी इधर से आपके पास आ जाएगा 7 आयोटा जी इक्वल टू 0 और बाकी मज़ीद सिंप्लीफाई करने पर ये फैक्टर भी उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। सिमिलरली आप जी की वैल्यू इनमें से किसी भी इक्वेशन के अंदर इसके अंदर पुट कर लें या इसके अंदर पुट कर लें, वाई भी आपके पास 0 निकल आ जाता है। y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, z की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो फिर बाकी रह जाएगा x। अब x की वैल्यू क्या है अभी हमें नहीं पता, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं कहती हूँ कि आपके पास जो ये स्टेट वेक्टर है ये नॉर्मलाइज्ड है। अब मुझे कैसे पता चला? इस तरह से कि मैं इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो आपको पता है कि आप कैट और ब्रा की इनर प्रोडक्ट लेते हैं, अगर आंसर इक्वल टू 1 आ जाता है तो वो आपके पास नॉर्मलाइज्ड होता है, अगर वो आपके पास 1 नहीं आता तो इट्स मीन वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है। तो मैं कैट ऑलरेडी गिवन है उसका ब्रा क्रिएट कर कर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेकर उसकी इनर प्रोडक्ट लेती हूँ, अगर वो इक्वल टू 1 आ गया तो इट्स मीन कि वो नॉर्मलाइज्ड होगा और हमें एक्स की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो मैंने ब्रा को जो कि आपके पास रो मैट्रिक्स होता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेकर मैंने उसको मल्टीप्लाई करवाया है कैट के साथ, तो ये इस तरह से आपके पास ये दोनों फैक्टर 0 ही हैं। एक्स स्टैरिक और सिंपल एक्स को आप मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये भी मैंने प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर में बताई थी कि आप सिंपल को
सिंपल फैक्टर को और कॉन्जुगेट फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो उसके मोड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये मोड स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा इक्वल टू 1, और यहाँ से हम जब स्क्वायर उधर मूव करेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहता है। इस तरह से x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है। तो इस तरह से जो x की वैल्यू अननोन थी वो भी फाइंड आउट हो गई है, ये वो आपके पास आ गई है 1। y z की ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके थे, वो 0 0 थी, तो x की जो है अननोन थी वो भी अब आपके पास 1 आ गई। तो इस तरह से जो आपके पास आइगन वैल्यू 1 थी यानी a1 इक्वल टू 7 था, उसके लिए जो स्टेट वेक्टर है वो आपके पास निकल आया है जो कि 1 0 0 की फॉर्म में है। इसी तरह से आपने जो है वो दूसरी वैल्यूज़ a2 और a3 के लिए फाइंड आउट करनी है, जो कि आपके पास +√2 और -√2 है। इनके लिए आपने स्टेट वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ये आपकी असाइनमेंट है। इसके बाद एक छोटा सा प्रूफ है जिसमें आपने प्रूफ करना है कि किसी भी ऑपरेटर की जो ट्रेस है वो इंडिपेंडेंट होती है उसकी बेसिस से। कि कोई भी आपके पास ऑपरेटर है, उसको आप किसी एक बेस के अंदर अगर लिखते हैं उसकी ट्रेस को, तो वो आफ्टर सम टाइम आप उसको किसी और बेस के अंदर भी अगर लिखेंगे तो उसके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखें, शो दैट द ट्रेस ऑफ एन ऑपरेटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द बेसिस इन विच इट इज़ एक्सप्रेस्ड। ओके, हम इसको अभी शो कर देते हैं। कैसे कंसिडर करेंगे? ऑर्थोनॉर्मल डिस्क्रीट कंप्लीट बेसिस जो कि इस तरह की फॉर्म में है, और उसके अंदर एक मैट्रिक्स ए मैंने कंसीडर कर लिया। आपकी मर्जी, आप बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, वो आपके पास कोई और मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो मैंने मैट्रिक्स एज अ जनरल ए मैट्रिक्स ले लिया है। बेसिस आपके पास गिवन है। इसके अंदर जब हम ट्रेस ओपन करेंगे तो हमें पता है जो जनरल रिजल्ट है समीशन एन ए एन एन हम लिखते हैं। इसको जब मैंने बेसिस के अंदर ओपन किया तो इस तरह से आ जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट्स मीन 1 है, तो 1 को हम लिख सकते हैं आई ऑपरेटर या यूनिटरी ऑपरेटर। उसके बाद आई ऑपरेटर, जब आपने किसी भी ऑपरेटर को या मैट्रिक्स को किसी बेसिस के अंदर ओपन किया हो तो आप आई को किसी और बेसिस के अंदर ओपन करते हैं ताकि वो उन दोनों में जो है वो सिमिलैरिटी ना हो, कुछ ना कुछ उसके अंदर डिफरेंस हो। तो आई को मैं किसी और बेसिस के अंदर ओपन कर लेती हूँ, वो बेसिस मैं उसको एम की फॉर्म में यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि जो आई ए ऑपरेटर था या ए मैट्रिक्स था उसकी बेसिस एन में थी, तो मैं उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आई से मैं उसको एम के अंदर ओपन कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, बाय यूजिंग कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी न्यू बेसिस वुड बी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी यही जो आई की वैल्यू पुट करते हैं उसी को कहते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। तो यही प्रॉपर्टी जो है वो जब हम इस प्रॉपर्टी के अंदर इस ऑपरेटर ए को ऑपरेट करवाएंगे तो ये आपके पास न्यू बेसिस में कन्वर्ट होगा, जो कि ये इस तरह से डैश की फॉर्म में आ जाएगी। पहले जो स्टार्टिंग बेसिस है वो फाई एन है, बाद में जो है वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो फाई एन डैश में आ जाएगा। तो देखें, यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू पुट कर दी है, ये देखें समीशन एन को एज इट इज़ रखा है, फाई एन भी एज इट इज़ आएगा, बाकी आई की जगह पे वैल्यू पुट कर दी है जो कि एम बेसिस के अंदर और डैश के साथ है। बाकी ए और फाई एन इधर से एज इट इज़ आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैंने समीशन दोनों को कंबाइन किया है, एन और एम को। उसके बाद फाई एन और फाई एम वाले फैक्टर को कंबाइन किया है और ए को जो है वो सेपरेटली कंबाइन किया है। अब ये जो ए वाला है इसको मैं पहले लिख लेती हूँ, जस्ट ऑर्डर चेंज कर रही हूँ, जस्ट इसको इधर ला रही हूँ और इसको इधर लिख रही हूँ, बाकी चीज़ एज इट इज़ रहेगी। ये वाला फैक्टर इधर और ये वाला इधर। अब पहले क्या किया था, सेपरेट चीज़ें थी, यानी कि ऑपरेटर ए की बेसिस और आई की बेसिस उनको मैंने कंबाइन किया। अब इनको मैं अगेन सेपरेट करने जा रही हूँ। तो देखें कि मैंने पहले यहाँ पे एन था प्रीवियस जो है आपके पास स्टेप में, अब मैं इसको एम को इधर रख लेती हूँ, फाई एम डैश को और ए को इधर रख लिया, एन को अंदर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ले गई हूँ, फाई एन और फाई एन को कंबाइन कर दिया है और फाई एम डैश को वैसे ही रहने दिया है। अब अगेन एम इधर से एज इट इज़, ये एम डैश एज इट इज़, ए एज इट इज़, और ये आपके पास अगेन जो है वो यूनिटी ऑपरेटर या आइडेंटिटी ऑपरेटर बन रहा है। तो ये आपके पास इधर आई आ जाएगा, ये आपके पास एज इट इज़ रहेगा। आई का मतलब अगेन 1 है, लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके पास एम आ जाएगा, फाई एम डैश ए, फाई एम डैश और। तो ये बाय डेफिनेशन आपके पास ट्रेस ऑफ ए डैश बन रही है, यानी कि आपने ट्रेस ऑफ सिंपल ए लेकर आपने उसको दूसरी जो है बेसिस
उसके अंदर उसको एक्सप्रेस कर दिया है जो कि डैश वाली बेसिस है। तो इस तरह से आप एक ट्रेस से दूसरी ट्रेस में इजीली मूव कर सकते हैं। आपके पास जो है वो ट्रेस बेसिस पर डिपेंड, किसी भी ऑपरेटर की ट्रेस उसकी बेसिस पर डिपेंड नहीं करती। आप उसको एन के अंदर, एम के अंदर, डैश के अंदर, आई के अंदर, जे के किसी के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी मसला हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।